हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारी यूनिट चल रही है मैट्रिसेस और आज का हमारा टॉपिक है अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, जहां पर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और इनको सॉल्व कैसे करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोर्स की डिटेल बता देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, गेटवे क्लासेस ऐप पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जहां पर मैं 100% सिलेबस कवर कराऊंगा। उसके बाद आपको सभी वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी और उसके बाद सभी डीपीपी का डिटेल हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर मिलेगा। उसके बाद आपको यूनिट वाइज आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी, यूनिट वाइज आपका टेस्ट भी होगा और यूनिट वाइज ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट मिलेगा, जहां पर क्वेश्चंस के आंसर भी दिए होंगे। तो ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि आपको यहां पर क्या दिया होगा, लीनियर इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन दिया होगा। क्लियर है? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है यहां पर आपको लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी। अब लीनियर इक्वेशंस आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जहां पर वेरिएबल की पावर 1 होती है, यानी कि लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। तो लीनियर इक्वेशंस के अंदर आपको क्या दिया होगा, पावर 1 दी होगी, यानी कि सभी वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होते हैं। तो देखिए, लीनियर इक्वेशंस के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर 90% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होते हैं, 3। हाँ, कभी कभी नंबर ऑफ वेरिएबल 4 भी हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो मेथड सीखने वाले हैं उस मेथड से आपको कितने भी वेरिएबल दिए हो आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको लीनियर इक्वेशंस का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। अब ये जो सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशन का, ये दो टाइप का होता है। पहला नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इस सिस्टम को सॉल्व किया जाता है। दूसरा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में डिफरेंस क्या है। बहुत आसान है, बहुत ही आसानी के साथ आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाएंगे कि सिस्टम जो आपको दिया गया है वो होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है। कैसे पहचानेंगे, जरा ध्यान से समझिए। देखिए, जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम होगा उसके अंदर क्या होगा, वेरिएबल की टर्म्स तो होंगी, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं एक्स वाई जेड वेरिएबल है, तो यहां पर वेरिएबल की टर्म्स दी गई है और वेरिएबल के साथ साथ आपको यहां पर एक कांस्टेंट टर्म भी दी गई है। यानी कि ऐसी सिस्टम जहां पर वेरिएबल की टर्म तो है ही, लेकिन कम से कम किसी एक इक्वेशन में एक कांस्टेंट टर्म भी होगी। जैसे यहां पर तीनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है, तो ये कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस। अगर बाई चांस मान लीजिए यहां पर दो जगह पर 0 लिखा होता और यहां पर D1 एक कांस्टेंट टर्म होती, तब भी ये सिस्टम नॉन होमोजीनियस ही रहता। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर वेरिएबल की टर्म तो होगी, कांस्टेंट टर्म भी होगी। जबकि होमोजीनियस में क्या होगा, होमोजीनियस में आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर वेरिएबल टर्म है, लेकिन इनमें से किसी भी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, केवल 0 है। क्या है, 0। तो ऐसी इक्वेशन जहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है और इक्वल टू में 0 दिया गया है, ऐसे सिस्टम को कहते हैं होमोजीनियस। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना होगा, जहां पर स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है। देखिए कैसे, कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो इक्वल टू में नहीं देते, उसको लेफ्ट साइड में ही दे देते। जैसे मैं यहां पर अगर ये प्लस D1 कर दूं और इक्वल टू 0 कर दूं, यहां पर प्लस D2 कर दूं और इक्वल टू 0, प्लस D3 इक्वल टू 0। अब यहां पर ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम अभी भी नॉन होमोजीनियस ही है। देखिए, इक्वल टू में 0 देखकर ये नहीं समझ लेना है कि वो सिस्टम होमोजीनियस है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में तो नहीं दी गई, क्योंकि कांस्टेंट टर्म राइट में भी दे सकते हैं और लेफ्ट में भी दे सकते हैं। तो अगर कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में है
तब भी वो सिस्टम नॉन होमोजीनियस ही कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और यहां से किस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इस सिस्टम को सॉल्व करना सीखेंगे। अब ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसको पढ़े होंगे, क्योंकि क्लास 12 में भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जनरली यहां से हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर बीटेक के अंदर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है। तो अब यहां पर जरा एक चीज को ध्यान से समझ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पर अब हो जाएगा कि सर हमने जैसे क्लास 12 में सॉल्व किए थे क्वेश्चन, क्या हम यहां पर भी वैसे ही कर सकते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस मेथड से आपने क्लास 12 में किए थे, यहां पर हम उस मेथड से इनको सॉल्व नहीं करेंगे। यहां पर अब हम नया मेथड यूज करेंगे रैंक का। देखिए क्लास 12 में आपने रैंक वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था, इसलिए क्लास 12 के अंदर आप रैंक वाले मेथड से इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि अब आप रैंक वाला मेथड पढ़ चुके हैं, तो यहां पर हमारा जो इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होगा वो रैंक के ऊपर बेस्ड होगा। कैसे सॉल्व करेंगे ये सब मैं आपको समझाऊंगा। पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। ये जो सिस्टम दिया नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का, इसको सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ध्यान दीजिए, इन मैट्रिक्स फॉर्म। इस सिस्टम को अगर मुझे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? तो अब इधर ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम होगा वो एक्स के कोफिशिएंट होंगे, यानी कि यहां पर आएगा A1, A2 और A3। ये फर्स्ट कॉलम हो गया। एक्स के कोफिशिएंट से फर्स्ट कॉलम बनेगा, वाई के कोफिशिएंट से सेकंड कॉलम बनेगा, B1, B2 और B3। उसके बाद थर्ड कॉलम बनेगा जेड के कोफिशिएंट से, तो यहां पर आ जाएगा C1, C2, C3। देखिए अगर किसी इक्वेशन में मान लीजिए जेड की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब जहां पर जेड की टर्म नहीं है वहां पर जेड का कोफिशिएंट आप 0 लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास क्या होगी, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स बनी है ये एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट से बनी है। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे एक्स मैट्रिक्स, यानी कि वेरिएबल की मैट्रिक्स को हम यहां पर लिखेंगे। कितने वेरिएबल है? 3 है, एक्स, वाई और जेड। तो इसको आप एक कॉलम में लिख देंगे, ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी एक्स, वाई एंड जेड, एक्स, वाई एंड जेड। उसके बाद इक्वल टू में आएगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी कि जो तीनों कांस्टेंट टर्म दिए हैं इनकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स, और इक्वल टू में लिख देंगे। तो ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ऐसा क्यों लिखा हमने, अगर आप यहां पर ध्यान दें तो अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो A1 इंटू एक्स ये टर्म आ जाएगी, B1y ये आ जाएगी और C1z ये टर्म आ जाएगी और इक्वल टू में D1 आ जाएगा। यानी कि इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें और इसमें केवल लिखने का अंतर है, बाकी अगर आप देखेंगे मैथमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि एक्चुअल में यहां पर ये जो हमारी मैट्रिक्स मैंने यहां पर लिखी है ना, इनका मतलब क्या है। अब यहां पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए ये जो पहली वाली मैट्रिक्स है जिसको मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोल रहा हूं, इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। और ये जो वेरिएबल की मैट्रिक्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से, इक्वल टू। और ये जो कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल बी से। तो ये होता है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन Ax इक्वल टू बी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि आप क्लास 12 में कैसे सॉल्व करते थे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप क्लास 12 में क्या करते थे, ध्यान दीजिए। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, A इनवर्स से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे बन जाएगा A इनवर्स इंटू A इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। उसके बाद यहां पर आपको मालूम है A इनवर्स इंटू A क्या होता है? I होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो I इंटू एक्स इक्वल टू A इनवर्स B। और अगर आप I को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आएगी, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? X इज इक्वल टू A इनवर्स B।
और इसी फॉर्मूले का यूज करके आप क्लास 12 में अपने सभी क्वेश्चंस को क्या करते थे, सॉल्व करते थे। लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर अगर हम इस मेथड से कर देंगे तो क्या हमारे मार्क्स कटेंगे? देखिए डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, कट भी सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में आप देखिए जब इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहां पर सॉल्व करने के भी दो तरीके आ जाएंगे आपके पास। देखो यहां पर ए इनवर्स आ रहा है, क्या आ रहा है, ए इनवर्स। आपने ए इनवर्स को कैलकुलेट करने के क्लास 12 में दो मेथड सीखे थे, कौन कौन से? पहला मेथड तो ये पढ़ा था आपने, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर है। तो जब आप इस मेथड को लगाते थे तो आपको मालूम होगा कि आप ए इनवर्स इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते थे और उसके बाद ए इनवर्स को यहां पुट कर देते थे, बी को पुट कर देते थे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाती थी। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर आप इस फॉर्मूले से बाई चांस क्वेश्चन सॉल्व करते भी हैं तो आपको ए इनवर्स इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करना है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करना है, ये हमारे बीटेक के सिलेबस में नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, इस मेथड से नहीं करना। तो अगर आपको ये मेथड लगाना है तो आप ए इनवर्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट का पहला ही टॉपिक था हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो आप ए इनवर्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैलकुलेट करिए, यहां पर पुट कर दीजिए, तब आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन ये मेथड भी आपको यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये मेथड लेंथी है। अब हमारे पास एक और नया मेथड है जो हम यहां पर पहली बार पढ़ेंगे, और यहां पर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे रैंक वाले मेथड से। कैसे सॉल्व करेंगे रैंक वाले मेथड से, वो सब मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। देखिए, तो ये जो मैंने मेथड बताया इसको आपको यूज नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूं आपको यूज क्या करना है। देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप यहां पर लिखेंगे। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। तो आप यहां पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। देखिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ए और यहां पर सेमीकोलन लगाएंगे, बी। ये हमारा होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। अब ये लिखेंगे कैसे, जरा ध्यान से समझिए। यहां पर इसके अंदर एक्चुअल में होगा क्या, देखिए यहां पर ए लिखा है, ए मैट्रिक्स कौन सी है, ये ए मैट्रिक्स है, और यहां पर बी लिखा है, बी कौन सी है, ये मैट्रिक्स है। आप इन दोनों मैट्रिक्स को एक ही मैट्रिक्स के अंदर क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। कैसे? सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, A1 A2 A3, B1 B2 एंड B3। उसके बाद आप लिखेंगे C1 C2 एंड C3। ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, ये ए आ गई। अब ए के बाद सेमीकोलन लगा के क्या लिखना है आपको, बी मैट्रिक्स लिखना है। तो यहां पर आप सभी नंबर के आगे इस तरह से सेमीकोलन लगाएंगे और जो बी मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे। बी मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट है, D1 D2 एंड D3। ये हमारी होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो सभी क्वेश्चन में आपको लिखनी होगी। जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को आएंगे, आप क्या करेंगे, पहले जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद ये सब आपको नहीं करना है, उसके बाद आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, ये होगा, आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। आप चाहें तो इस स्टेप को भी स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहां से शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होती है हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसमें करेंगे क्या, देखिए, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के हम रैंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे। और रैंक कौन से मेथड से निकालेंगे, क्योंकि रैंक को कैलकुलेट करने के मैं आपको 4 मेथड पढ़ा चुका हूं, रैंक बाय डिटरमिनेंट मेथड, रैंक बाय इक्लियन फॉर्म और रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म में भी एक मेथड और था, PAQ फॉर्म। अब यहां पर बात करते हैं कि यहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे। यहां पर हम वो मेथड यूज करेंगे जो चारों में सबसे आसान है। और चारों में सबसे आसान कौन है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इक्लियन फॉर्म मेथड सबसे आसान है। उसी इक्लियन फॉर्म का हम यूज करेंगे और इक्लियन फॉर्म मेथड से हमारे पास जितने भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो या होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, सभी को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इक्लियन फॉर्म मेथड। अब इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है वो हम सीखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपको बता देता हूं कि जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, इसको सॉल्व कैसे करना है। अब जरा ध्यान से समझिए प्रोसीजर को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को Ax = b की फॉर्म में लिखेंगे
उसके बाद आप रैंक निकालेंगे किसकी, ए मैट्रिक्स की और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से। तो आपको क्या करना है, ए की रैंक भी निकालनी है और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी निकालनी है। अब कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि क्या सर ये रैंक 2 बार निकालेंगे, 2 बार आप नहीं निकालेंगे। देखिए यहां पर इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स ए भी आ चुकी है, देखो ये इतना इतना पार्ट क्या मैट्रिक्स ए, और ये पूरी मैट्रिक्स क्या है, ऑग्यूमेंटेड है। तो आप क्या करेंगे, आप इस मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे इक्विलिब्रियम फॉर्म से, और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ए की रैंक क्या है और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या है। यानी कि एक ही बार रैंक निकालेंगे और वहीं से आपको ए की रैंक भी पता चल जाएगी और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी आपको वहीं से क्या होगा, पता चल जाएगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आप इन दोनों की रैंक को कैलकुलेट कर लेंगे तो अब जरा ध्यान से समझिए, अगर मैट्रिक्स ए की रैंक और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक अगर इक्वल नहीं आई, मान लीजिए ए की रैंक आ गई 2 और इसकी रैंक आ गई 3, तो दोनों रैंक अलग अलग है। तो अगर ए की रैंक और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक अगर इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए जो हमारा सिस्टम लीनियर इक्वेशन का सिस्टम होता है वो 2 टाइप से हो सकता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां पर जरा ध्यान से समझिए, अगर रैंक इक्वल नहीं आई तो आप कहेंगे कि जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि कब हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। अब बाय चांस मान लीजिए अगर आपके पास ए मैट्रिक्स की रैंक और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल आ जाती है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में इक्वल ही आएगी, क्लियर है। अगर ये रैंक दोनों इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर रैंक बराबर आती है तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पर 2 केस आ जाते हैं। अगर आपके सिस्टम का सॉल्यूशन है तो अब सॉल्यूशन 2 टाइप का हो सकता है। देखिए किसी भी सिस्टम का अगर सॉल्यूशन है तो 2 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, यूनिक का मतलब है कि वहां पर एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू आएगी, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब वहां एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। तो अब जरा ध्यान देना कब इनफाइनाइट होगा और कब यूनिक होगा। देखिए ए मैट्रिक्स की रैंक और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल है। अगर ये रैंक मान लीजिए कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। कितनी रैंक आ जाती है, 3। और आपको जो सिस्टम दिया गया है उसके अंदर जो नंबर ऑफ अननोन है यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल है वो भी 3 है। तो इसका मतलब आपके सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। देखिए यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब ए की रैंक, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल तीनों बराबर आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं कि इनफाइनाइट कब होगा। देखिए अगर आपके पास रैंक तो बराबर होगी, क्योंकि सॉल्यूशन तभी आएगा जब रैंक बराबर होगी। रैंक तो बराबर है लेकिन ये जो रैंक है ये नंबर ऑफ अननोन से कम है, यानी कि मान लीजिए रैंक कितनी है 2 और नंबर ऑफ अननोन कितनी है 3, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा ना वो इनफाइनाइट होगा। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। पहला स्टेप आपका होगा कि आप मैट्रिक्स अपने सिस्टम को Ax = b की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ए की रैंक निकालेंगे और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, है ना। अगर दोनों की रैंक इक्वल नहीं आती है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर रैंक इक्वल आ जाती है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और हम आज का अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें यहां पर ये 3 लीनियर इक्वेशन दी हैं, इन तीनों को क्या करना है, सॉल्व करना है ना। क्या करना है, इनको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान रखना यहां पर जो मेथड लगेगा वो मैट्रिक्स का ही लगेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इन तीनों इक्वेशंस को लिख लेता हूं। पहली इक्वेशन मेरे पास है x + y + z = में 3। उसके बाद x + 2y + 3z = में 4। और थर्ड इक्वेशन है x + 4y + 9z = में 6। तो ये 3 इक्वेशन मुझे दी गई हैं जिनको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा। तो देखिए इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स। तो अब जरा ध्यान देना मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। देखिए देखिए यहां पर क्या करेंगे, पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। कौन सी मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं, कोफिशिएंट। तो देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 आएगा। अब इसमें देखो y का कोफिशिएंट, यहां पर y का कोफिशिएंट 1, यहां पर 2 और यहां पर 4। उसके बाद z का कोफिशिएंट देखो 1 3 9, 1 3 और 9। क्लियर है। तो ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई जिसको हम कहते हैं ए मैट्रिक्स। उसके बाद वेरिएबल की मैट्रिक्स। तो देखिए वेरिएबल मैट्रिक्स में क्या, 3 वेरिएबल है, x y और z, ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई। इक्वल टू में अब हम लिखेंगे यहां पर कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी कि 3 4 6, 3 4 एंड 6। ये तो हमारी इसके आगे मैट्रिक्स फॉर्म। अब जरा आगे देखें ध्यान से, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ax इक्वल टू b। अब इसके आगे क्या करना, जरा ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है यूक्लिडियन फॉर्म मेथड से। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए जरा ध्यान से, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, है ना, ये लिखना कंपलसरी नहीं है, मैं पूरा लिख दिया प्रॉपर तरीके से। बाकी इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, आप सीधे यहां से स्टार्ट कर सकते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स से। अब यहां पर देखो मैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान दें। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखना बहुत आसान है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ मैट्रिक्स ए लिखेंगे पहले। तो मैट्रिक्स ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 1 1, उसके बाद 1 2 4 1 3 और 9, ये तो मैट्रिक्स ए आ गई। अब आपको यहां पर सेमीकोलन लगाएंगे और मैट्रिक्स बी को लिख देंगे यहीं पर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहां पर आएगा 3 4 एंड 6, ये मेरे पास आ गई ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसको ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। एक्चुअल में ये आपको लेफ्ट में लिखना है, मैं लेफ्ट में लिखना भूल गया हूं, आप इसको लेफ्ट में लिखेंगे ए सेमीकोलन बी। तो ये क्या हमारी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है, एक्चुअल में आपको इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट करनी है। क्या करना है, रैंक को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से समझिए। और यहां पर कौन से मेथड से रैंक निकालेंगे, यूक्लिडियन फॉर्म से। तो यूक्लिडियन फॉर्म में आपको याद होगा हम केवल और केवल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूं और बहुत बार हम इसका यूज भी कर चुके हैं। तो यहां पर आपको यूक्लिडियन फॉर्म से इसकी रैंक निकालनी है। यूक्लिडियन फॉर्म में क्या करते थे, मैंने आपको बताया था कि डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको जीरो बनाते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। अब यहां पर जरा देखते हैं, देखो ये जो तीनों एलिमेंट है ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर बहुत स्टूडेंट को एक्चुअल में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई, तो इसमें हम डायगोनल की बात क्यों कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या करना होता है, इस मैट्रिक्स को यूक्लिडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यूक्लिडियन फॉर्म क्या होती है, इसके लिए मैंने आपको काफी सारे रूल पहले बताए थे, लेकिन अगर आपको इसको बहुत ही आसानी से समझना है तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, मैट्रिक्स स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, आपको क्या करना है, जैसे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें 3/4 की मैट्रिक्स है, कितने की है, 3/4 की। तो आप इसको ऐसा समझे कि ये 3/3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी रैंक 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, है ना, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब इस कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप क्या करें, इसको समझे कि ये 3/3 की मैट्रिक्स है और 3/3 का ये क्या है, डायगोनल है। बात समझ में आ गई, ये क्या है, डायगोनल है। अब इस डायगोनल के नीचे आने वाले सभी एलिमेंट को आपको क्या करना है, जीरो करना है। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, इस डायगोनल के नीचे आने वाले सभी एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों को आपको जीरो बनाना है और जैसे आप इन तीनों को जीरो बना देंगे आपकी जो मैट्रिक्स है वो यूक्लिडियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब वहां से आप बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी। देखिए जब आप मैट्रिक्स को यूक्लिडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी वही मैट्रिक्स की क्या होगी, रैंक होगी। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए
तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस 1 को और इस 1 को 0 बना देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये 1 है, तो पहले इस 1 के नीचे दोनों क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। अगर मान लीजिए ये 1 नहीं होता तो हम पहले इसको 1 बनाते, क्योंकि 1 बनाने से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो चलिए मैं यहां पर ऑपरेशन लगा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। R2 में चेंज R2 माइनस R1, देखिए आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। सेकेंड ऑपरेशन R3 में चेंज R3 माइनस R1। अब इस चेंज को मैं यहां पर लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखो। ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आपको लेफ्ट में लिखनी है, याद रखना। तो मैं इसको लेफ्ट में लिख रहा हूं इस बार, पिछली बार गलती से राइट में लिखा गया था। देखो जरा, इक्वल टू, अब देखो यहां पर क्या बचेगा आपके पास। देखो पहली रो में तो कोई चेंज नहीं है, ये दोनों के दोनों ऑपरेशन, ये ऑपरेशन सेकंड रो में, ये थर्ड रो में, तो पहली रो तो जैसी है वैसी आएगी। तो पहली रो में क्या है, 1 1 1 और उसके बाद सेकंड रो से फर्स्ट रो को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 और 4 माइनस 3 1। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 2 बचा, यहां पर 1 और यहां पर 1। अब R3 में से भी R1 को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 1 8 और 6 माइनस 3 3। ये मेरे पास। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद क्या करेंगे। अभी हमें एक एलिमेंट को और 0 करना है, किसको, इसको। भाई ये हमारा डायगोनल है ना, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे अभी एक और बच रहा है, इसको भी 0 करेंगे। देखिए कैसे 0 होगा, जरा ध्यान देना। इसको 0 करना है, और एक चीज याद रखना, इस 1 की हेल्प से करना है। अगर यहां पर ये 1 नहीं होता तो पहले इसको 1 बनाते फॉर इजी कैलकुलेशन। चलिए तो यहां पर R3 में चेंज करेंगे, और R3 में क्या चेंज करेंगे, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। तो अब ये हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है, जरा ध्यान दीजिए अब क्या आएगा। तो नाउ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अब आपकी, जरा ध्यान देना। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देखिए इस ऑपरेशन को मैं लगाऊंगा यहां। अब अगर इस ऑपरेशन पे आप ध्यान दें तो ये केवल R3 में लगेगा, थर्ड रो में लगेगा। पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, तो पहली दो रो को मैं ऐसे ही लिख देता हूं, 1 1 एंड 1 और उसके बाद 3। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1 2 और यहां पर सेमीकोलन आ गया एंड 1। थर्ड रो, देखिए थर्ड रो में चेंज है, क्या करेंगे, थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस करेंगे, तो 0 माइनस 0 0 आएगा। 3, देखिए 3 में से 3 को माइनस करेंगे। अब जरा यहां पर ध्यान दो, थर्ड रो क्या है, 0 3 8 और 3। आपको क्या करना है, इसमें से -3 टाइम्स ऑफ R2 को माइनस करना है, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 -3 -6 और माइनस का 3। अब देखो इनको ऐड करते हैं, कितना आ रहा है, 0 0 2 और 0। तो हमारे पास थर्ड रो क्या आएगी, 0 2 और उसके बाद ये आ गया 0। ये हमारे पास आ जाती है। अब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब यहां पर जरा देखें ध्यान से, आंसर कैसे लिखेंगे या फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचा जाएगा। देखो यहां तक का काम इंपॉर्टेंट था, इसके बाद बहुत आसान है। देखिए यहां पर अगर आप देखें तो डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है हमारी, अब ये इक्लियन फॉर्म में आ चुकी है। मैंने आपको बताया था डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 कर दो, मैट्रिक्स अपने आप ही इक्लियन फॉर्म में आ जाएगी। तो यहां पर ये मैट्रिक्स हमारी इक्लियन फॉर्म में आ चुकी है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स के अंदर रैंक क्या है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैट्रिक्स ए की रैंक क्या है और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या है, तो जरा ध्यान से देख के बताओ कितनी होगी। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो इतना इतना पार्ट जो है वो मैट्रिक्स ए का है, और पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है वो ऑग्यूमेंटेड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 3x3 की मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है, मैट्रिक्स ए, इसकी रैंक कितनी है, तो आप अगर देखिए, अब उस कॉलम को भूल जाइए। जब आप ए की रैंक लिख रहे हैं तो आखिरी वाले कॉलम को भूल जाइए, क्योंकि वो बी मैट्रिक्स का कॉलम था। आपको केवल इतने पार्ट में देखना है। तो इतने पार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखो कितनी है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो रो है और ये भी नॉन जीरो, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर रो के अंदर एक भी नंबर अगर नॉन जीरो है तो वो रो नॉन जीरो होगी। तो ये रो हमारी नॉन जीरो है, इसका मतलब तीनों ही रो नॉन जीरो है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक हो गई 3।
अब बात करते हैं कि ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी। ऑग्यूमेंटेड मतलब ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी। देखो सीधी सी बात है, यहां पर ये रो भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि ये 2 ऑग्यूमेंटेड का तो पार्ट है यही है भाई, ए का पार्ट भी है और ऑग्यूमेंटेड का पार्ट भी है, तो इसका मतलब ये भी रो क्या हो गई, नॉन जीरो। तो यहां पर इसकी रैंक कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ए की रैंक कितनी है, ए की रैंक देखिए, ए की रैंक है 3 और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, ये भी 3 है। इसका मतलब दोनों की रैंक क्या हो गई, बराबर हो गई। दोनों की रैंक क्या है, बराबर है। और देखिए दोनों की रैंक कितनी है, 3 है, 3। और अगर आप यहां पर ध्यान दें तो यहां पर इसमें वेरिएबल कितने, नंबर ऑफ अननोन कितने, 3 है। इसका मतलब ए की रैंक, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल तीनों क्या है, बराबर है। तो यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन्स या वेरिएबल भी आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये सब बराबर हो गए, क्या हो गए, ये सब इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो गिवन सिस्टम है इसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है। क्यों, क्योंकि आपको मैं अभी बता चुका हूं कि अगर आप ए की रैंक निकालेंगे और ऑग्यूमेंटेड की रैंक निकालेंगे, अगर दोनों की रैंक बराबर आ जाती है तो इसका मतलब सिस्टम का सॉल्यूशन होगा, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक, दूसरी बात, अगर ये रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आती है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर कम आती है तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहां पर आपकी जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ रही है, इसका मतलब इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखिए द गिवन सिस्टम ऑफ equation, the given system of equation is consistent। कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट है एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कंसिस्टेंट है और इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कंसिस्टेंट भी है और इसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है। अब जरा आगे ध्यान दें ना, इक्विवेलेंट सिस्टम या इक्विवेलेंट इक्वेशन, इक्विवेलेंट इक्वेशन। अब ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहां से मिलेंगी, जरा ध्यान से देखो। इक्विवेलेंट इक्वेशन का मतलब क्या है, देखिए जो आपके पास फाइनल मैट्रिक्स आई है ना, आपको क्या करना है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। ये जो पहली रो है हमारी 1 1 1, आपको क्या करना है, पहले वाले 1 के साथ x को मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ y को मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ z को। क्यों, क्योंकि ये x का कॉलम था, ये y का कॉलम था और ये z का कॉलम था। तो आपको वापस क्या करना है, इस 1 को x से मल्टीप्लाई करना है, इसको y से और इसको क्या करना है, z से। और इक्वल टू में क्या आएगा, 3। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखो पहली x की टर्म, y की टर्म, z की टर्म और इक्वल टू में 3 की टर्म। तो एक्चुअल में 3 4 5 थे, ये इक्वल टू में ही थे, है ना। और इसी इक्वल टू वाले टर्म्स को हमने यहां लिखा था। तो अब इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होंगी, आप यहां पर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y से, इसको z से और इक्वल टू लिख देंगे 3। तो पहली इक्विवेलेंट इक्वेशन हमारे पास आ गई, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3। दिस इज द फर्स्ट इक्विवेलेंट इक्वेशन। उसके बाद देखो जरा सेकंड इक्विवेलेंट इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो यहां पर x की टर्म नहीं आएगी इसमें, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 हो गया। y की टर्म्स आएगी और प्लस 2z की टर्म्स आएगी। तो y प्लस 2z इक्वल टू 1, y प्लस 2z इक्वल टू 1। थर्ड इक्विवेलेंट टर्म क्या बनेगी, इक्विवेलेंट इक्वेशन, देखो इसमें ना तो x की टर्म आएगी ना y की, केवल z की आएगी, 2z इक्वल टू 0। तो थर्ड इक्वेशन यहां पर बनेगी 2z इक्वल टू 0। बस आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका फाइनल आंसर क्या होगा, यहां से आपको मिल जाएगा। देखिए तो मैं एक काम करता हूं, इनको इक्वेशन 1 2 3 मान लेता हूं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अगर आप थर्ड इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, z इक्वल टू 0 मिल रहा है। सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब इस z की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। किसमें पुट करना है, 2 में। तो अगर आप z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो अब यहां पर जरा ध्यान दो, z की वैल्यू आपको मिल गई 0। अगर आप इस 0 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 1। और अगर आप z और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देखिए x y की जगह क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 0 इक्वल टू 3।
तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है, और z की वैल्यू कितनी है 0 है। तो ये तो हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और उसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है। तो हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको इनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। कंसिस्टेंसी मतलब ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। और उसके बाद देखिए क्या कहा गया, और उसके बाद आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है, जो भी है आप उसको कैलकुलेट करिए। और अगर नो सॉल्यूशन है तो आप लिख दीजिए कि इसका नो सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं यहाँ तीनों इक्वेशन को लिख लेता हूं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 6। इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू में 14 और x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू में 30। ये तीन इक्वेशन मेरे पास हैं। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूं तो देखिए क्या आएगा, जरा ध्यान दें। तो यहां पर सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर x के कोफिशिएंट आते हैं कॉलम में, पहले कॉलम में, तो ये 1 1 1, क्योंकि सभी जगह x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। उसके बाद सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 एंड 4। और थर्ड कॉलम में z के कोफिशिएंट आते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1 3 और 7। उसके बाद आप यहां पर इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। अब यहां पर वेरिएबल की मैट्रिक्स आएगी। वेरिएबल की मैट्रिक्स क्या है, x y और z इक्वल टू में आप कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स लिखेंगे, जो 6 14 एंड 30। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस सिस्टम का मैट्रिक्स फॉर्म आ गया, है ना। अब यहां पर आपको इसके बाद क्या लिखना, आपको लिखना है इसके बाद ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए ये स्टेप फिक्स है, कुछ नहीं करना है इनमें। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक्स ए को आप ऐसे ही लिख देंगे, मैट्रिक्स ए को ऐसे ही लिखेंगे, है ना। चलिए मैं इधर लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखो। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ये लिखिए, देखिए। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, ए और ये यहाँ पर बी सेमीकोलन लगा के इक्वल टू में। अब यहाँ पर मैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। पहले मैट्रिक्स ए को आप एज इट इज लिखेंगे 1 1 1 1 2 एंड 4 1 2 एंड 4। उसके बाद 1 3 एंड 7 1 3 और 7। उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पर अपनी कांस्टेंट मैट्रिक्स को लिखेंगे 6 14 और 30। 6 14 और 30 ये मेरे पास आ गई ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, इसकी रैंक को फाइंड आउट करना है बाय इक्लियन फॉर्म। बहुत आसान है इक्लियन फॉर्म से रैंक फाइंड करना। आपको क्या करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है, यानी कि आपको इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है। जैसे आप इन तीनों को जीरो बनाएंगे आपको इस मैट्रिक्स की रैंक पता चल जाएगी। देखिए आपको एक्चुअल में क्या करना होता है, गिवन मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट को जीरो कर दीजिए, मैट्रिक्स अपने आप ही इक्लियन फॉर्म में आ जाती है। हाँ एक चीज का आपको ध्यान रखना है बस, अगर मान लीजिए सेकेंड रो में सारे जीरो आ जाए और थर्ड रो में सारे जीरो ना आए, तो एक चीज याद रखना, इक्लियन फॉर्म जो मैट्रिक्स की होती है उसमें जीरो वाली रो सबसे नीचे आती है। हालांकि यहां पर ऐसा कोई केस आएगा नहीं, लेकिन अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और वहां पर ऐसा आ जाता है तो आप जीरो वाली मैट्रिक्स को सबसे नीचे लिखेंगे। ये मैंने आपको डिटेल में जब इक्लियन फॉर्म पढ़ाई थी तो वहां पर आपको डिटेल में बताया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहां से हमें क्या करना है, समझ में आ गया हमें कि हमें इसको और इसको जीरो बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को जीरो बनाते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएं, तो यहां पर सेम ऑपरेशन लगेंगे, R2 में चेंज
R2 माइनस R1 और R3 में चेंज R3 माइनस R1। सिंपल ऑपरेशन से दोनों जीरो बन जाएंगे। देखिए तो नेक्स्ट स्टेप में हमें जो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए। इक्वल टू में देखिए यहां पर फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, देखिए ऑपरेशन किसमें लगा, सेकंड रो और थर्ड रो में, तो फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो 1 1 1 और यहां पर सेमीकोलन और उसके बाद 6। यहां देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2 और 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। थर्ड रो में देखिए 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 और 30 में से 6 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। अब आगे के स्टेप में चलते हैं, देखिए क्या करना है। ये तो हो गई हमारी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के, ये दोनों तो जीरो बन गए। अब आपको इस 3 को भी जीरो बनाना है क्योंकि ये भी डायगोनल के नीचे ही आ रहा है। क्या आ रहा है, डायगोनल के नीचे आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस 3 को जीरो बनाना है तो क्या करेंगे, अब आपको R3 में चेंज करना पड़ेगा। R3 माइनस, देखिए आपको इस R3 में से क्या माइनस करें कि हमारा जीरो बन जाए, 3 माइनस करेंगे तो एक काम करो, इस 1 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, इस 1 के हेल्प से जीरो नहीं बनाना, आपको इस 1 के हेल्प से जीरो बनाना है, क्योंकि अगर आप इसके हेल्प से जीरो बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जीरो हट जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिस जीरो को आपने बनाया है अगले ऑपरेशन में वो जीरो हटना नहीं चाहिए। अगर वो अगले ऑपरेशन में जीरो हट रहा है इसका मतलब आपने गलत ऑपरेशन लगाया है। तो यहां पर R3 में चेंज करेंगे और क्या चेंज करेंगे, जरा ध्यान से देखो, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 कर देंगे। तो आगे देखो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखो। जब ये ऑपरेशन आप लगाएंगे तो आपके पास जो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आएगी, देखिए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखो। पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है तो 1 1 1 और यहां पर सेमीकोलन एंड 6, 0 1 2 0 1 2 और 8। और उसके बाद देखो लास्ट में R3 में से माइनस करना है ना, तो पहले मैं R3 रो को लिख लेता हूं, 0 3 6 और 24। अब मुझे क्या करना है, R2 को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, तो इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए इस ऑपरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं पहले ऐसे ही लिखता था तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे लिख सकते हैं, देखो R3 में चेंज R3 प्लस माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R2, ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन गलत नहीं होती है ना, बाकी आप वैसे भी लिख सकते हैं पर इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो R2 को -3 से मल्टीप्लाई करो, 0 -3 -6 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 24। देखो ध्यान से देखो, -3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 0 -3 -6 और माइनस का 24। अब ऐड करो जरा, 0 0 0, ये सब जीरो आ गया, 0 0 0 एंड 0। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखो जरा, अब इसको ध्यान से देखो कि यहां पर मैट्रिक्स की रैंक क्या आएगी, मैं रैंक लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। तो अगर इसमें मैं पूछूं आपसे कि मैट्रिक्स ए की रैंक बताओ कितनी होगी, मैट्रिक्स ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बताओ कितनी होगी, तो देखिए कितनी होगी, जरा लिखते हैं यहां पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। देखो अगर मैट्रिक्स ए की बात करूं तो मैट्रिक्स ए यहां से यहां तक है, ये मैट्रिक्स ए है। अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 है। क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 नॉन जीरो रो हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसमें तीनों जीरो आ गए तो ये नॉन जीरो रो नहीं है, ये जीरो रो है। तो यहां पर मैट्रिक्स ए की रैंक हमारे पास आ गई 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंप्लीट मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, तो देखो नॉन जीरो रो ये पूरी की पूरी जीरो है, इसका मतलब इसकी रैंक भी 2। तो यहां से हमें क्या पता चला, देखिए यहां से हमें पता चला कि जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए की रैंक 2 है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 2 है, इसका मतलब ये दोनों रैंक बराबर हो गई। और कितनी है, 2 है, कितनी है 2। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, ये 2 जरूर है लेकिन ये क्या है, लेस देन है, किससे लेस देन है, नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो यहां पर आप लिखेंगे लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन आप लिख सकते हैं। यानी कि रैंक बराबर तो है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या है, कम है। तो इसका मतलब कौन सा केस बना, अब जरा यहां पर आ जाओ वापस, देखो
हमारी जो रैंक है, हमने ए की रैंक निकाली, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकाली, दोनों की रैंक बराबर तो आई, लेकिन जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर नहीं है। नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर नहीं है मतलब ये केस नहीं बन रहा। कौन सा केस बन रहा है? ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स रैंक क्या है? कम है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा टास्क होगा वो ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब इस बात को जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए बहुत आसान है। आपको क्या करना है, पहले तो आप लिखेंगे कि इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? इनफाइनाइट है। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consistent and has infinite solution. इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपका जो सिस्टम है वो कैसा है? कंसिस्टेंट है, लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा? अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है लेकिन सॉल्यूशन क्या है? इनफाइनाइट है। तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, जरा यहां पर ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आप लिखेंगे इक्विवेलेंट इक्वेशन या इक्विवेलेंट सिस्टम भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट सिस्टम। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे इक्विवेलेंट सिस्टम कैसे बनेगा। देखो अब यहां पर पहली इक्वेशन बनेगी 1 1 1 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास यहां पर आएगा। चलिए देखिए x प्लस वाई प्लस जेड मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में कितना आएगा? 6, इक्वल टू में आया 6। दूसरी इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या बनेगी? देखो यहां पर x की टर्म नहीं आएगी, y प्लस 2z इक्वल टू 8, y प्लस 2z इक्वल टू 8। और थर्ड इक्विवेलेंट इक्वेशन तो बनेगी नहीं, क्योंकि इसमें ना तो x आएगा, ना y आएगा, ना z आएगा। तो अब यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि यहां पर वेरिएबल 3 है, इक्वेशन केवल 2 है, तो हम क्या करें? क्योंकि देखिए हमें पहले ही पता चल चुका है कि इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को आप हमेशा किसी ना किसी कांस्टेंट के टर्म में निकालेंगे, यानी कि किसी और वेरिएबल के टर्म्स में आपको क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए आप यहां पर क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझिए। आप तीनों में से किसी एक वेरिएबल को कुछ मान लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां जेड को मान लिया के, मान लेते हैं कि जेड की वैल्यू क्या होगी? के होगी। अब के क्या है? के कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, अगर जेड की वैल्यू के है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर जेड की वैल्यू के है तो आप इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करो, तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी? y प्लस 2k इक्वल टू 8, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 2k। ये y की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब इसके आगे चलते हैं। अगर y की वैल्यू 8 माइनस के और z की वैल्यू के है, तो इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x प्लस y कितना था? 8 माइनस 2k, 8 माइनस 2k, और z कितना था? प्लस k, इक्वल टू में कितना दिया है? 6। तो यहां से देखो कितनी वैल्यू आएगी x की, तो x प्लस 8 माइनस के इक्वल टू 6, इन दोनों को राइट साइड ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 8 और प्लस में k, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 2। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया, अगर मैं उस फाइनल आंसर को लिखूं तो देखिए आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखें। x की वैल्यू आ रही है k माइनस 2, y की वैल्यू आ रही है 8 माइनस 2k और z की वैल्यू आ रही है k। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्यों हम इसको इनफाइनाइट कह रहे हैं? देखिए इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि x की वैल्यू k के टर्म्स में, y की वैल्यू भी k के टर्म्स में, z की वैल्यू k के टर्म्स में, और k क्या? k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पर x y z के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को निकालने का यही तरीका होता है। देखिए इसमें और क्या हो सकता है, और इसमें यह भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये सेकंड रो भी 0 बन जाए। अब अगर सेकंड रो भी 0 बनेगी तो इसका मतलब आपके पास तो एक ही इक्वेशन आएगी, ये भी नहीं आएगी। तो अब कैसे निकालेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन तो तब भी इनफाइनाइट होगा ना, क्योंकि रैंक कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से, रैंक 1 आ जाएगी। तो ऐसे केस में आपको 3 में से कम 2 वेरिएबल को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने z को k माना था,
लेकिन अगर ये एक ही इक्वेशन आती तो मैं क्या करता, y को k1 मान लेता और z को k2 मान लेता और y की जगह k1 और z की जगह k2 रख के यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेता और वही हमारा क्या होता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमको तीन इक्वेशंस दी गई है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखिए यहां पर तीन इक्वेशन है, 1 2 और 3, और हमें ये शो करना है कि ये सिस्टम जो है कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये तो आसान हो गया। अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है इसका मतलब आपको रैंक निकालनी है और रैंक इक्वल नहीं आएगी क्योंकि बोला है कि कंसिस्टेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में -3, ये पहली इक्वेशन है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई माइनस का 2z इक्वल टू में -2। उसके बाद नेक्स्ट है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y प्लस का 7z प्लस 7z इज इक्वल टू 7। अब यहां पर देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, चलिए देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे क्या आएगा जरा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में x के कोफिशिएंट आएंगे पहले कॉलम में 1 3 और 2, y के कोफिशिएंट आएंगे दूसरे कॉलम में 1 1 4, z के कोफिशिएंट आएंगे थर्ड कॉलम में 1 -2 और 7, और उसके बाद सेमीकोलन लगा के आ जाएंगे कांस्टेंट वाले टर्म्स -3, सॉरी अभी हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स नहीं लिख रहे हैं, अभी तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। चलिए तो ये तो हमारी होगी मैट्रिक्स ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स में क्या आएगा, x y और z इक्वल टू में आएंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 -2 और 7। ये हो गया मैट्रिक्स की फॉर्म। अब यहां से मैं लिखने जा रहा हूं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहां पर जरा ध्यान से देखें, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए आप लोग समय बचाने के लिए अपने क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट तीनों इक्वेशन लिखो, इस स्टेप को छोड़ दो, डायरेक्ट ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिख दीजिए। देखिए जरा ध्यान से, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा ए बी, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का। और यहां पर इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। देखिए पहले तो मैट्रिक्स ए को लिखेंगे 1 3 एंड 2, 1 1 4 1 1 4, 1 -2 और 7, उसके बाद सेमीकोलन लगा के लिखेंगे। देखिए जरा ध्यान से, -3 -2 और 7, ये मेरे पास आ गया ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, हमें क्या करना है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है, और ये हमारा डायगोनल है, और ये इन तीनों एलिमेंट को हमें क्या करना है, 0 बनाना है, क्योंकि ये डायगोनल के नीचे आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 2 को 0 बनाएंगे। तो इसके लिए हमें 2 ऑपरेशन लिखने पड़ेंगे, R2 में चेंज, R2 माइनस या R2 प्लस माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1। देखिए अगर आप लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ा है, रैंक वाले लेक्चर्स अगर आपने अच्छे से किए हैं, तो इस टॉपिक को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसान लेक्चर है आज का, बस आपको इक्विवेलेंट फॉर्म से रैंक निकालनी आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए, R3 में चेंज करेंगे, R3 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1। देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि सीधी सी बात है, 3 में क्या ऐड करोगे कि 0 आ जाए। तो 3 में इस 1 की हेल्प से 0 लाना है, तो इस 1 में अगर आप -3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऐड कर दो तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो वही मैंने किया, R2 में चेंज, R2 प्लस -3 टाइम्स ऑफ R1, R3 में चेंज, R3 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R1। अब मैं आगे लिखता हूं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, देखिए कितना आएगा, जरा ध्यान से देखें। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, सबसे पहले फर्स्ट रो को जैसी है वैसी लिख दो, 1 1 1 और यहां पर -3। सेकंड रो में चेंज आएगा,
देखिए यहां पर आपको क्या करना है, मैं पहले सेकंड रो इधर लिख लेता हूं, 3 1 -2 और -2, 3 1 -2 और -2। ठीक है, आगे देखिए आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है -3 टाइम्स ऑफ R1, और R1 में अगर आप -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -3 -3 -3 और यहां पर आ जाएगा प्लस का 9। इनको ऐड करें जरा, 0 -2 -5 और 7, यहां पर लिख लेते हैं 0 -2 -5 और 7। फिर हमें चेंज करना R3 में, तो पहले मैं R3 रो को लिख लेता हूं 2 4 7 और 7। और आपको देखो यहां पर करना क्या, जरा ध्यान से देखो, इसको आपको इसी के हेल्प से चेंज करना है। तो यहां पर R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो -2 -2 और प्लस का 6 आ जाएगा, 2 3 जा, ऐड करें 0 2 5 और 13। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 0 2 5 और 30, ये हमारे पास है। क्लियर है? चलिए अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए अब क्या करें, अब हमें इसको और 0 बनाना है, इस वाले 2 को, क्योंकि ये भी डायगोनल के नीचे है। तो चलिए इसको 0 बनाते हैं, है ना। देखिए इसको 0 बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन देखो क्या लगेगा, R3 में चेंज, R3 में चेंज, R3 प्लस R2 कर दो। देखिए अब एक चीज और समझिए, यहां पर कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा सर आपने पहले इसको 1 नहीं बनाया। हाँ, इसको 1 बनाना जरूरी होता है, लेकिन तब जब कैलकुलेशन आसान हो। यहां पर इसको बिना 1 बनाए ज्यादा आसान कैलकुलेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए इस -2 के नीचे वाला जो 2 है, अगर आप इस 2 को इस -2 में ऐड करते तो 0 बन जाएगा। यानी कि आपको क्या करना, R3 में चेंज, R3 प्लस R2, तो इसलिए इसको मैंने 1 नहीं बनाया। यहां पर अगर आप इसको 1 बनाते हैं तो आपका एक स्टेप भी बढ़ जाएगा, आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगी। तो याद रखना 1 बनाना वहां पर कंपलसरी होता है जहां पर 1 बना के कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप। तो हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई AB, देखिए इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, जरा ध्यान से देखो। पहली रो में कोई चेंज नहीं, 1 1 1 और सेमीकोलन 3, 0 -2 -5 और 7। थर्ड रो में देखो 0 0, देखो अगर आप इन दोनों रो को ऐड कर रहे हैं तो 0 प्लस 0 ये भी 0, और 5 -5 0, और यहां पर ये आ जाएगा 20। कितना आएगा? 20 आएगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको रैंक इक्वल दिखाई नहीं देगी। देखिए अगर मैं यहां पर अब रैंक लिखता हूं तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी है, तो मैट्रिक्स ए की रैंक यहां पर देखिए, देखिए यहां तक मैट्रिक्स ए है, ध्यान रखना यहां तक मैट्रिक्स ए है। अगर आप देखो तो ये नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो, और ये 0 रो, यानी कि यहां पर मैट्रिक्स ए की रैंक है 2। उसके बाद मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, यानी कि पूरी मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, तो आप यहां पर देख सकते हैं नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, और ये लास्ट वाली भी नॉन जीरो है क्योंकि लास्ट में नंबर 20 लिखा है। इसका मतलब इसकी रैंक हो गई 3। तो यहां तो रैंक ही बराबर नहीं है, इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी, यानी कि दोनों की रैंक बराबर नहीं है। तो अगर रैंक बराबर नहीं है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट, और हमसे यही बोला था। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहां पर जरा ध्यान दें, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं है, एंड हैज नो सॉल्यूशन। अब जब सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब इसका सॉल्यूशन ही नहीं है तो आप एक्स वाई जेड को कहां से कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू डू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यूनिट सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं।
पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जहां पर आपका यूनिक सॉल्यूशन आया था, सेकंड क्वेश्चन में हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, और थर्ड में नो सॉल्यूशन था। यानी कि मैं आपको 3 केस यहां पर बन सकते हैं और तीनों ही केस के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूं। अब ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बार इसी टाइप का क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जैसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में भी दिए हैं, जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। सभी को करने का तरीका एक जैसा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया इसमें कि आपको यहां पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है और आपको ये 3 इक्वेशन दे रखी है ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। यहां पर आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में लैम्डा भी आ रहा है और म्यू भी आ रहा है। आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है? जब इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या हो, नो सॉल्यूशन हो, मतलब जब इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ना हो, तब आपको बताना है कि लैम्डा और म्यू कितना होना चाहिए। अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक हो तब लैम्डा और म्यू कितना होना चाहिए, और अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो तब लैम्डा और म्यू कितना होना चाहिए। तो देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे हमने अभी तक 3 क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। तो आगे चल के देखेंगे क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने तीनों इक्वेशंस को लिख लेना। मैं यहां पर तीनों इक्वेशन को लिख देता हूं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 6, उसके बाद x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू में 10, और x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इक्वल टू में म्यू। अब जरा ध्यान देना किस तरह से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग का पार्ट तो सेम है, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इन मैट्रिक्स की फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये आपको बहुत अच्छे से लिखना अब आ गया होगा, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। देखिए x के कोफिशिएंट क्या क्या है, 1, तो पहला कॉलम में 1 1 आएगा, मतलब x का कोई। दूसरे कॉलम में y के कोफिशिएंट आएंगे 1 2 2। थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट 1 3 और लैम्डा। ये हमारी होगी मैट्रिक्स A, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आएगी यहां पर मैट्रिक्स x, मतलब वेरिएबल की मैट्रिक्स x y और z। अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन इससे पहले कराए, उन तीनों में भी नंबर ऑफ वेरिएबल 3 थे, इसमें भी नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल 4 होंगे। चलिए अब आगे देखो, यहां पर आएगी मैट्रिक्स B, मतलब कोफिशिएंट 6 10 और म्यू। अब आगे बढ़ते, ये तो मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखें जरा क्या होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चलिए यहां पर जरा ध्यान दें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे। देखो तो यहां पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैट्रिक्स, इसके अंदर ए मैट्रिक्स आएगी, यानी कि एज इट इज ये 1 1 1 1 1 1, उसके बाद 1 2 एंड 2, है ना, 1 1 1 1 2 2, उसके बाद 1, यहां पर 3 और लैम्डा, उसके बाद यहां पर सेमीकोलन लगाएंगे और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट लिख देंगे। इसमें कितना है, 6 10 और म्यू, यानी कि कांस्टेंट टर्म 6 10 और म्यू। अब जरा आगे देखें, करना क्या है, करना बिल्कुल पहले की तरह ही है। सबसे पहले आपको इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो ये हमारा डायगोनल है, तो आपको क्या करना है, इसको इसको और इसको, इन तीनों को क्या बनाना है, 0। इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना। तो पहले आप इन दोनों को 0 बनाएंगे इस 1 की हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑपरेशन R2 में चेंज R2 माइनस R1, दूसरा ऑपरेशन R3 में चेंज R3 माइनस R1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आएगा। तो आपके पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगी वो देखिए क्या होगी, ध्यान दें यहां पर। देखिए पहली रो में कोई चेंज नहीं है, 1 1 1 और यहां पर आ गया 6। सेकेंड रो में 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 और 10 माइनस 6 4।
थर्ड कॉलम में देखें, थर्ड रो में 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1, और यहां पर आएगा म्यू माइनस 6। कितना आएगा? म्यू एंड माइनस का 6। ये मेरे पास आ गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखें जरा। अब डायगोनल के नीचे अभी एक एलिमेंट और बच रहा है, इसको भी 1 बनाना पड़ेगा। इसको भी 1 बना देते हैं, देखिए कैसे। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको 1 बना देते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहां पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे? देखिए मुझे इसको 0 बनाना है इस 1 के हेल्प से, इस वाले 1 के हेल्प से। तो R3 माइनस R2, तो R3 में चेंज R3 माइनस R2। जैसे आप ये चेंज करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। जरा यहां ध्यान से देखो कैसे। तो पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, तो पहले हम लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इक्वल टू, देखो फर्स्ट टू रो में कोई चेंज नहीं है, मतलब आप यहां पे लिखेंगे 1 1 1 और 6। उसके बाद सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1 2, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 4। थर्ड रो में चेंज आएगा, इसमें से थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस करना है, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और देखिए लैम्डा माइनस 1 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो लैम्डा माइनस 1 तो पहले से था, इसमें से माइनस 2 करेंगे तो लैम्डा माइनस 3 आ जाएगा। और यहां पर म्यू माइनस 6 पहले से ही था, इसमें से आपको माइनस 4 करना है तो म्यू माइनस 10 हो जाएगा, तो यह आएगा म्यू माइनस 10। अब आप देख सकते हैं हमारी जो मैट्रिक्स है वो इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ये मैट्रिक्स हमारी क्या है? इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। हमसे क्या पूछा है इसमें? लैम्डा की और म्यू की वैल्यू पूछी है। कब? जब नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हमारे यहां पर 3 केस बनेंगे। पहला केस, केस 1 फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, अगर इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है तब लैम्डा और म्यू कितना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन कब नहीं होगा? सॉल्यूशन का सिस्टम का सॉल्यूशन तब नहीं होता है जब आपकी ए की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल नहीं होती है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये इतना इतना पार्ट मैट्रिक्स ए है और ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इन दोनों की रैंक अलग अलग होनी चाहिए नो सॉल्यूशन के केस में। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैम्डा माइनस, देखिए रैंक अलग अलग कब हो सकती है? रैंक अलग अलग तभी हो सकती है कि ये लैम्डा माइनस 3 तो हो जाए 0 और म्यू माइनस 10 0 ना हो, मतलब ये 0 हो जाए और ये 0 ना हो, तब इन दोनों की रैंक क्या होगी? इक्वल होगी। देखिए अब एक चीज और, कुछ स्टूडेंट इसको गलत सोच लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच लेते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर कहूँ कि मैंने कहा इसको 0 होना चाहिए और इसको 0 नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसा सोच सकते हैं कि सर ये 0 हो जाए और ये 0 ना हो, क्या तब भी अलग अलग होगी? तो मैं आपको बता दूं तब अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि अगर ये पार्ट 0 हुआ और ये 0 नहीं हुआ तो देखो ए मैट्रिक्स की रैंक भी 3 आएगी और ऑगमेंटेड की रैंक भी 3 आएगी। लेकिन अगर ये लैम्डा माइनस 3 0 हो गया तो ए मैट्रिक्स की रैंक आ जाएगी 2 और ये 0 नहीं हुआ तो इसकी रैंक आ जाएगी 3, दोनों की रैंक हो गई अलग अलग। इसका मतलब फॉर नो सॉल्यूशन लैम्डा माइनस 3 की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3। तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल गई, लैम्डा की वैल्यू 3 होगी। कितनी होगी? 3। सिमिलरली अगर हम बात करें म्यू माइनस 10 की, तो म्यू माइनस 10 आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। इसका मतलब म्यू माइनस 10 की जो वैल्यू है ये 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि म्यू आपका 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, देखो अगर ये 0 हो गया, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ए की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बराबर हो जाएगी और नंबर ऑफ वेरिएबल से कम रह जाएगी। तो उस केस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए इसको 0 होना पड़ेगा और इसको 0 नहीं होना है। तो सीधी सी बात है, अगर ये 0 है तो लैम्डा की वैल्यू 3 आएगी और अगर वो 0 नहीं है तो लैम्डा म्यू नॉट इक्वल टू 10 आएगा और यही हमारा आंसर है। मतलब म्यू 10 नहीं होना चाहिए और लैम्डा 3 होना चाहिए, तब इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के। नाउ फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? फॉर यूनिक
सॉल्यूशन। अब जरा यहां पर ध्यान दें, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना है। देखो, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यह है कि आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो दोनों मैट्रिक्स की रैंक इक्वल होनी चाहिए। दोनों मैट्रिक्स की रैंक क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, और नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब मैट्रिक्स ए की रैंक 3 आनी चाहिए, और मैट्रिक्स ए की रैंक 3 तभी आएगी जब ये 0 के इक्वल ना हो। अगर ये 0 हो गया तो रैंक 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा -3 की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये तो बात लैम्डा की हो गई। अब बात करते हैं कि भाई म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो, अगर ये 0 नहीं है, मान लो ये 0 नहीं है, 2 आ गया यहां पर, तो ए की रैंक भी 3 हो जाएगी, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 3 हो जाएगी। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन में अगर ये 0 नहीं है तो अब इसके ऊपर डिपेंड नहीं, म्यू की जो वैल्यू है वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू कैन हैव एनी वैल्यू, म्यू कैन हैव एनी वैल्यू, म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस लैम्डा 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी म्यू चाहे कुछ भी हो, सॉल्यूशन हमेशा सिस्टम का क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। अब एक केस और बच गया, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट केस क्या है? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि अगर सिस्टम का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा तो फिर लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या आएगी? देखो जरा ध्यान से, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होगा जब इसकी रैंक जो है, देखिए 3 वेरिएबल है इसमें, रैंक 3 से कम होनी चाहिए। रैंक 3 से कम तभी आएगी जब लैम्डा -3 और म्यू -10 दोनों 0 हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? 0। इसका मतलब लैम्डा -3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। यहां से क्लियर हो गया कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। ऐसे ही म्यू -10 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। तो देखो, तीनों केस में आपको लैम्डा और म्यू पता चल गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 7 मार्क्स में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। आप खुद ही देखिए, 7 मार्क्स के लिए आपको क्या करना? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। तो बहुत ही आसानी के साथ आप यहां से 7 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। मैट्रिक्स जो यूनिट है बहुत आसान यूनिट है, जहां से आप इजिली अपने मार्क्स को, अच्छे मार्क्स आप यहां से ला सकते हैं। मैट्रिक्स में आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान यूनिट है। आगे भी आसान है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। देखिए ना, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब यहां पर इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो चारों क्वेश्चन कराए हैं उनमें 3 वेरिएबल थे। इस क्वेश्चन के अंदर 4 वेरिएबल है, और 4 वेरिएबल का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आ सकता है। देखिए, वेरिएबल 4 हो, 5 हो, 6 हो, फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन को करने का तरीका वही है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस आपको इक्विलिब्रियम फॉर्म से रैंक कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेता हूं, है ना। चलिए, इक्वेशन तो हमारी यहां पर लिखी दिखाई दे रही है आपको, क्लियर। मैं सीधे लिखता हूं इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। देखो, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब यहां पर जरा ध्यान देंगे। देखिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, x1 के को, अब यहां पर एक चीज और क्लियरली समझ लीजिए। देखिए, अभी तक वेरिएबल x y z थे। देखो, अगर इक्वेशन में वेरिएबल 3 ही है तो जनरली x y z होंगे, लेकिन जब वेरिएबल 3 से ज्यादा हो जाते हैं तो अब x y z का यूज नहीं करते हैं। तब हम किस तरह से वेरिएबल को यूज करेंगे? x1 x2 x3 x4, और अगर 5 होंगे तब भी हम इस तरह के यूज करेंगे। तो याद रखना, अगर 3 ही वेरिएबल है तो वो एक्स वाई जेड में दिए जाते हैं, और कभी कभी 3 वेरिएबल भी x1 x2 x3 में दे देते हैं। तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का यहाँ 2 तरीके हैं, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सबसे पहले आप x1 के कोफिशिएंट लिखेंगे। तो देखिए, x1 का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 2 4 6 2, ये हमारे x1 के कोफिशिएंट आ गए। फिर आप लिखेंगे x2 के कोफिशिएंट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 3 1 3, वहां क्या है? -6 और 2, -6 एंड 2। आगे बढ़ते हैं। x3 के कोफिशिएंट 2 3 2 3, और यहां पर x3 के कोफिशिएंट 6 और -1, 6 एंड -1। देखिए, क्वेश्चन ये पहले से भी ज्यादा आसान है, बस वेरिएबल बढ़ गए, बाकी कुछ नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। x4 के कोफिशिएंट देखो, यहां पर x4 का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर -3 है, वहां पर 12 है और वहां पर 1 है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल 3 हो और नंबर ऑफ इक्वेशन 4 हो जाए, ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे। मैंने डीपीपी में दिया ऐसा क्वेश्चन, तो उसको करने का कोई अलग पैटर्न नहीं है, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। यहां पर वेरिएबल की मैट्रिक्स आएगी, मतलब x1, x2, x3 और x4 इक्वल टू में कांस्टेंट मैट्रिक्स आएगी। इक्वल टू में क्या आएगी? कांस्टेंट मैट्रिक्स। और कांस्टेंट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है? 6, -1, 36 एंड 10। ये मेरे पास एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अब आगे देखो जरा, ये तो मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा? ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखूंगा ना, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, देखो ए बी, ये क्या हो गई? हमारी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स हो गई। अब इसके अंदर देखो क्या करना है आपको, बिल्कुल सिमिलर। ये आपकी मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो यहां पर आपके पास आएगा 2 4 6 2 1 3 1 3 -6 प्लस का 2 2 3 2 3 6 और -1 1 -3 12 और 1। उसके बाद यहां पर आप सेमीकोलन लगाएंगे और कांस्टेंट मैट्रिक्स लिख देंगे। 6 -1 36 और 10, ये हमारे पास आ गया। अब हमें यहां पर क्या करना है? बिल्कुल पहले की तरह सब कुछ करना है, कुछ भी नया नहीं है। देखो बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो सही लिखी है कि नहीं, क्योंकि गलत हो गई तो स्टार्टिंग में ही अगर गलत होगी तो आंसर भी गलत ही आएगा। देखो 2 1 2 1 2 1 2 1 6 4 3 3 -3 -1, ठीक है। 6 -6 प्लस 6 12 और 36, ठीक। 2 2 -1 प्लस 1 10, क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, देखो यहां जरा ध्यान दो, डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, दिखाई दे रहे हैं ना। देखो ये 4x4 की मैट्रिक्स हो गई। किसकी हो गई? 4x4 की। यहां तक ए मैट्रिक्स 4x4 की है, ए मैट्रिक्स क्या है? 4x4 की है। तो इसमें ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। आपको क्या करना है? डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबको जीरो बनाना है। इसको 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 जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना और इसको भी जीरो बनाना है। इन सभी एलिमेंट को आपको जीरो बनाना है। जरा ध्यान दे क्या ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले 2 के नीचे वाले जीरो बनाते हैं, 2 के नीचे वाले इन तीनों को जीरो बनाते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, क्या 2 को 1 बनाना कंपलसरी है? देखो 2 को 1 बनाना कंपलसरी तब हो जाता है जब कैलकुलेशन आसान हो रही हो। लेकिन अगर आप ध्यान दें, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, तो यहां पर तो बिना 1 बनाए ही जीरो बन जाएंगे। तो जब बिना 1 बनाए जीरो बन रहे हैं तो आपको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं सीधे ऑपरेशन लिखूंगा, R2 में चेंज R2। देखिए 4 में से क्या माइनस करूं कि ये जीरो बन जाए? तो 4 में से 4 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब R2 में चेंज R2 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1। देखो सीधी सी बात है, अगर आप इस 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -4 बन जाएगा और दोनों को ऐड करने पे यहां जीरो बन जाएगा। R3 में ऑपरेशन लगाते हैं, R3 में चेंज, R3 में क्या ऐड करूं कि ये एलिमेंट जीरो बन जाए? देखो यहां 6 है तो यहां भी 6 होना चाहिए माइनस का, तो -3R2 कर दो, -3R2। आगे बढ़ते हैं। R4 यहां पर जीरो बनाना है तो सीधे R4 में से R1 को माइनस कर दो, तो R4 में चेंज R4 माइनस R1। ये ऑपरेशन आप जैसे ही लगाएंगे आपके पास ये तीनों के तीनों क्या बन जाएंगे? जीरो। चलिए देखिए, तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्वल टू, अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। देखिए पहली रो में कोई चेंज नहीं है, इसलिए पहली रो को मैं पहले लिख देता हूं, 2 1 2 1 और 6, 2 1 2 1 2 1 2 1 6 4 3। अब यहां पर चेंज आएगा, देखो 4 3, इसमें से हमें इसको माइनस करना, तो ध्यान दीजिए कैसे। ये हमारे पास रो क्या है? 4 3 3 -3, 4 3 3 -3 और -1। इसमें क्या ऐड करना है? इसमें ऐड करना माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1, तो R1 को -2 से मल्टीप्लाई करो, तो -2 × 2 माइनस का 4 -2
-4, देखो यहाँ आएगा -4, -2, -4, -2 और उसके बाद -12, इनको ऐड करना है। देखो ये तो 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये -1 आएगा, ये -5 आएगा और ये -13 आएगा। सबको यहां लिख देता हूं, 0 -1 -5 और एक मिनट, 0 -1 दो बार -1 है, 0 -1 ये +1 था पहला वाला, एक देखो 0 +1 यहां पर -1, ये -5 और यहां पर -13। अब आगे देखो, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, देखिए अब ये आपके पास R3 रो है, R3 में आपको -3 टाइम्स ऑफ R1, ये R1 है, R2 नहीं है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे देखो ध्यान से, देखिए तो आपको क्या करना है, पहले R3 को लिख लेना है। R3 क्या है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो R3 है 6 -6 6 12 और 36, ये मेरे पास R3 है, 6 -6 6 12 और 36। मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना -3 टाइम्स ऑफ R1, R1 को -3 से मल्टीप्लाई करो, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -3 -6 ठीक, देखिए -6 -3 -6 और -18 ऐड कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा सबको, ये 0, ये -9, ये 0, ये +9 और यहां पर आपके पास बचेगा +18। तो हमारे पास क्या आ गए रो, 0 -9 0 +9 और यहां पर आएगा 18। अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट R4 में से सीधे माइनस करना है, तो 2 - 2 0, 2 - 1 +1, -1 में से -2 करना है तो -3 आएगा, उसके बाद 1 में से 1 को माइनस करना है 0 आएगा और लास्ट में 10 में से 6 को माइनस करना है तो 4 आएगा। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब जरा आगे देखें ध्यान से, अब किसको और 0 बनाना है, देखिए एक तो आपको इसको 0 बनाना है, एक आपको इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इनको अभी और हमें 0 बनाना है। क्लियर हो गया, चलिए अब इसको 0 बना लेते हैं। आगे देखें जरा ध्यान से, अब नेक्स्ट ऑपरेशन यहां पर लगा लेते हैं। देखिए तो यहां पर अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखो, आपको इनको तीनों को 0 बनाना है। तो देखो इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहां पर देखो ये सारे नंबर 9 के ही मल्टीपल है, तो एक काम और आप यहां पर कर सकते हो कि R3 रो को आप 9 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, या 1/9 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। इससे क्या फायदा होगा, देखो यहां पर क्या आ जाएगा, -1, यहाँ +1 और यहाँ 2, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ऑपरेशन लगाना आसान हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी आपकी। चलिए देखिए, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर अब इस ऑपरेशन को लगाने के बाद हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी, इस मैट्रिक्स को मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिखता हूं क्योंकि यहां पर आ नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी देखिए क्या है। अब यहां पर जरा ध्यान दें क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। देखिए यहां पर R3 में चेंज है, बाकी तो सारी रो ऐसे ही लिखनी है, 2 1 2 1 है ना, 2 1 2 1 और ये आएगा 9, 2 1 2 1 9। तो 2 1 2 1 सॉरी 6 है उधर, 2 1 2 1 ये एलिमेंट लास्ट वाला क्या है, 6 है, 6 है। उसके बाद देखो सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, 0 1 -1 -5, 0 1 -1 -5, 0 1 -1 -5 -13। नेक्स्ट देखो 0, अब देखो यहां पर 9 से डिवाइड किया मैंने, तो 0 -1 0 0 -1 0 +1 ये आएगा, 0 -1 0 +1 और 2, यहां पर आ जाएगा आपके पास 2। फोर्थ रो देखो जरा, 0 1 3 0 1 -3, 0 1 -3 और क्या आएगा
0 एंड 4, यहां पर आ जाएगा 0 एंड 4। अब यहां पर जरा ध्यान दें, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाना है। अब तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 बनाना बहुत आसान है, देखिए कैसे। R3 में चेंज R3 प्लस R2, क्योंकि आपको 0 बनाना है, इसको इसकी हेल्प से दोनों को ऐड कर दो। उसके बाद R4 में चेंज कर दीजिए, R4 माइनस का R2, आसानी से आपके पास 0 बन जाएंगे। अब देखिए जरा कितना आएगा। तो हमारे पास अब आ जाएगी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए एक चीज और, यहां पर मैं एक्चुअल में सभी जगह इक्वल का साइन लगाते जा रहा हूं, आप इक्वल की जगह इक्विवेलेंट साइन यूज कर सकते हैं एक्चुअली में, क्योंकि जब हम किसी मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाते हैं तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है वो इक्विवेलेंट होती है। क्या होती है? इक्विवेलेंट। तो मैंने जहां जहां पर भी इक्वल साइन लगाया है, आप वहां सभी जगह पर इक्वलिटी का साइन भी लगा सकते हैं। देखिए अब यहां पर ये हमारे पास क्या आ गया, जरा ध्यान देना, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, मैं चलिए यहां पर तो इक्विवेलेंट का लगा देता हूं, इक्विवेलेंट का साइन, ठीक है। देखिए इस ऑपरेशन को जब आप लगाएंगे तो पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, 2 1 2 1 और ये आ जाएगा 6, 0 1 -1 -5 और माइनस का 13, 0 -1 0 +1 और ये आ गया 2। अच्छा एक मिनट, इसमें तो हमें चेंज करना था। देखो जरा, इन दोनों को ऐड करना है तो ये 0 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे -1 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे -4 आएगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो -11 आएगा। अब R4 में से R2 को माइनस करना, देखो कितना आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, -3 में से माइनस करना है -1 को, तो ये -2 बचेगा, ये +5 हो जाएगा। और यहां पर ध्यान दो, 4 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये 17 आएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए क्या लगाएं। अब मुझे क्या करना है, बस देखिए ये डायगोनल एलिमेंट थे, इसको और 0 बनाना है ना, इसको और 0 बनाना है। किसकी हेल्प से? इसको 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से, -1 की हेल्प से। तो डायरेक्ट बना सकते हैं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। क्या करेंगे, R4 में चेंज R4, इसमें मैं क्या ऐड करूं -2 में कि ये 0 बन जाए, तो -2 में +2 ऐड कर दो। तो +2 का मतलब है आपको क्या करना है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R3 ऐड करना है, क्योंकि जब आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 बन जाएगा, इसमें ऐड करने पे 0 बन जाएगा। चलिए देखिए, बाकी अगर आप लोग चाहें तो पहले इसको 1 बना लीजिए -1 से मल्टीप्लाई करके और तब 0 बना लीजिए, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट कर लिया। देखिए इसके बाद हमारे पास जो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आएगी उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे जरा ध्यान दीजिए। देखिए केवल R4 में चेंज है, बाकी तीनों रो, पहली रो फर्स्ट 3 रो सेम आएंगी, 2 1 2 1 और ये आ गया आपका 6। सेकेंड रो 0 1 -1 -5 एंड माइनस का 30। थर्ड रो 0 0 -1 -4 एंड माइनस का 11। यहां पर चेंज आएगा, देखो क्या चेंज आएगा, आपको R4 में ऐड करना है इसको -2 से मल्टीप्लाई करके, तो पहले तीनों तो 0 ही आ जाएंगे, 0 0 0। आगे बढ़ते हैं, देखो इसको अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करते हैं +8 हो जाएगा, और इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो ये 8 + 5 13 बनेगा। यहां पर आ जाते हैं, आपको 17 में ऐड करना है माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो प्लस का 22 बनेगा, 22 + 17 बनेगा 39। ये मेरे पास ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। अब यहां पर जरा ध्यान देना, यहां से यहां तक तो मैट्रिक्स ए है, तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी है, तो मैट्रिक्स ए की रैंक है 4। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, तो इसकी रैंक भी है 4। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल भी 4 है। इसका मतलब ए की रैंक, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बराबर है, और कितनी है, 4 है। और ये जो 4 रैंक आपकी आई है, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल भी कितने हैं, 4 ही हैं, तो इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है। कौन सा केस बन गया, ये केस बन गया यूनिक सॉल्यूशन का। तो अब आप यहां पर लिखेंगे द गिवन सिस्टम
द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कैसा है, कंसिस्टेंट है, एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो गिवन सिस्टम जो है वो हमारा कंसिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। चलिए अब यूनिक सॉल्यूशन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, पहले इक्विवेलेंट सिस्टम लिखना है। क्या लिखना है, इक्विवेलेंट सिस्टम। अब जरा ध्यान दें ना, इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होगा, आपको यहां से देख के इक्विवेलेंट सिस्टम लिखना है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, x के टर्म 2x प्लस वाई प्लस 2z, अच्छा यहां पर x1 x2 x3 यूज करेंगे, 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू में 6। तो इस इक्विवेलेंट सिस्टम को मैं आगे लिख लेता हूं, 2x1 जरा ध्यान दीजिए, 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू 6। ये हमारी पहली इक्विवेलेंट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट देखो यहां पर x1 के टर्म नहीं आएगी, x2 माइनस x3, x2 माइनस x3, x2 माइनस x3 माइनस का 5x4 इक्वल टू, माइनस 5 था ना नेक्स्ट टर्म, हाँ माइनस x4 इक्वल टू में माइनस का 13। नेक्स्ट इक्वेशन आएगी, यहां देखो x1 में नहीं आएगा, x2 भी नहीं आएगा, x3 और x4 आएगा। तो माइनस का x3 माइनस का 4x माइनस का x3 माइनस का x3 माइनस का 4x4 एंड इक्वल टू में माइनस का 11। उसके बाद लास्ट इक्वेशन है 13x4 और इक्वल टू में 39। यहां पर आपके पास 4 इक्वेशन आ चुकी हैं। आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करके x1 x2 x3 और x4 की वैल्यू को फाइंड करना है। जरा देखें कैसे। देखो सबसे पहले इसी वाली इक्वेशन पे जाएंगे आप। तो यहां से अगर आप जाते हैं तो यहां से x4 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहां से x4 की वैल्यू आपको मिलेगी 3। देखिए जो मेथड आपने क्लास 12th में सीखा था, अगर आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो ए मैट्रिक्स बनेगी 4x4 की बनेगी, और 4x4 की मैट्रिक्स का इनवर्स अगर आप 12th वाले मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वो हो जाता है। चलिए तो यहां पर x4 की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद इस x4 की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, माइनस का x3 और माइनस का 12 इक्वल टू में माइनस 11। तो यहां से माइनस x3 ये उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि x3 की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। उसके बाद और आगे चलते हैं, देखिए नाउ नेक्स्ट। अब यहां पर हमारे पास x4 आ चुका, x3 माइनस 1 आ चुका, x4 और x3 की वैल्यू को आप कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए x2 की वैल्यू मिल जाएगी, x2 माइनस x3 कितना है, माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 5x4, x4 कितना है 3, तो ये 15 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में माइनस 13। यहां से आपको x2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, जरा देखें, ये माइनस का 15 माइनस का 14 उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, 1 बचेगा। अब ये सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो देखिए 2 इंटू x1 कितना है, x1 हमारे पास आ रहा है, अच्छा x1 हमें निकालना है, तो 2x1, x2 कितना है 1 है, x3 कितना है, x3 आपके पास माइनस 1 है, तो यहां पर माइनस का 2 हो जाएगा, और x4 कितना है 3 है, और इक्वल टू में 1 है। तो यहां से 1 से 1 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 1 बचेगा, यानी कि 2x1 इक्वल टू में 2x1, यहां पर 2x1 और प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x1 की वैल्यू माइनस का 1/2 आ रही है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिए इधर हमारे पास ये वैल्यूज यहां पर आ जाती हैं। देखिए तो x1 की जो वैल्यू है वो गलत आ रही है, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, x1 की वैल्यू 2 आनी चाहिए। देखिए तो यहां पर हमारे पास पहले इस इक्वेशन को चेक करते हैं, क्योंकि बाकी सभी वैल्यू ठीक है। तो 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को हमने लिखा था यहां से। तो 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 और प्लस x4, यहां तक हमारा ठीक है, इक्वल टू में 6 होना चाहिए, और यहां पर मैंने लिखा है 1, तो इसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो अगर ये 6 है,
देखिए बाकी सभी वैल्यू हमारी आ चुकी हैं, और अगर ये 6 है तो यहाँ से दोबारा से हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x4 आ चुका है, x3 आ चुका है, x2 आ चुका है, इन सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2x1 प्लस x2 कितना था, x2 हमारे पास 1 है, प्लस 2x3, x3 -1 है तो ये -2 हो जाएगा, -2 प्लस x4 की वैल्यू 3 एंड इक्वल टू में 6। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x1, देखिए 3 + 1 4, 4 - 2 2, और उधर 2 जाके माइनस हो जाएगा तो 6 - 2, तो यहां से हमें मिलेगा 2x1 = 4 और x1 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर आगे देखिए क्या आएगा, चारों वैल्यू आ चुकी हैं, तो यहां से हमें वैल्यूज मिल रही हैं, x1 की वैल्यू 2 है, उसके बाद x2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, x3 की वैल्यू -1 है, और x4 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, यानी कि चारों वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x1, x2, x3 एंड x4। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 वेरिएबल वाले भी क्वेश्चन करा दिए, जितने भी इसमें टाइप हो सकते थे सभी पॉसिबल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब हमारे पास यहाँ पर जो है एक डीपीपी है, इस डीपीपी के अंदर इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सिमिलर वही क्वेश्चन है, सबके आंसर आपको आगे लिखे हुए। यहाँ पर एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखिए इसमें क्या कहा कि सॉल्व बाय कैलकुलेटिंग द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि यहां पर इन्होंने ऐसा बोला है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है पहले इनवर्स कैलकुलेट करके, यानी कि आपको यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, A इनवर्स B। देखिए इस फॉर्मूले का यूज आप केवल तभी करेंगे जब आपसे ये पूछा जाए, वरना तो इसका यूज नहीं करेंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहां पर जो ये आपकी मैट्रिक्स है इससे आपको मैट्रिक्स A बन जाएगी, कोफिशिएंट से क्या बनेगी, मैट्रिक्स A, और उसके बाद इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ रखा है। तो यहां पर आप मैट्रिक्स ए लिखेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जैसा हमने सभी क्वेश्चंस के अंदर लिखी है, और उसके बाद आप उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे और इन कोफिशिएंट से आपकी मैट्रिक्स बी बन जाएगी। और यहां पर ए इनवर्स इंटू बी की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको x1, x2, x3 और x4 सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि इसका जो इनवर्स कैलकुलेट करेंगे आप वो 3 से 4 लाइन में इसका इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये मेथड तभी अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में लिखा हो कि इनवर्स कैलकुलेट करिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, और इनवर्स भी आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब यहां पर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अलावा भी गेटवे क्लासेस ऐप पर बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका पीपीएस, एफएमई, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट स्किल, ईवीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट गेटवे क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सभी सब्जेक्ट में आपको जो चीज मैथमेटिक्स में आपको मिल रही है वो सभी सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। तो आप गेटवे क्लासेस ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।